हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी खुश होंगे और अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी और आप तैयारी भी कर रहे होंगे आपके एग्जाम को लेकर। आपका एसएसटी का एग्जाम आने वाला है 2 दिन बाद। मंडे को आपका एसएसटी का एग्जाम है, तो अपन उसी को लेकर एक वीडियो लेकर आए, इकोनॉमिक्स की वन शॉट रिवीजन। आपको साइंस में भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल चुके होंगे, तो आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं जो आपका परसों होने वाला एग्जाम है। आज अपन उस इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन की तैयारी करने वाले हैं। तो आइए बेटा अपन स्टार्ट करते हैं, पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ, फिर फिल इन द ब्लैंक्स के साथ, और फिर कुछ थोड़े छोटे क्वेश्चन और कुछ बड़े क्वेश्चन के साथ। वीडियो के साथ बने रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। चलो स्टार्ट करते हैं अपन आज इकोनॉमिक्स की क्लास से। पहला क्वेश्चन है बेटा, ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किस लिए होती है। मतलब गांव के जो लोग है ना बेटा, वो लोन किस पर्पस से लेते हैं, मतलब उनका मेन पर्पस क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा फसल उद्योग के लिए, मतलब क्रॉप इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट, भारत में करेंसी नोट जारी करता है, मतलब भारत की जो करेंसी है ना वो जारी कौन करता है बेटा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जारी करता है। और भारत की करेंसी क्या है बेटा, रुपीज है बेटा। आइए, किस देश के ग्रामीण बैंकों का उचित व्यापन दर पर ऋण देने का सफल इतिहास रहा। मतलब ऐसी कौन सी कंट्री है, रूरल बैंक है सक्सेसफुल हिस्ट्री ऑफ गिविंग लोन एट रीजनेबल बिजनेस रेट। मतलब ऐसा कौन सा देश है जिसने रूरल एरिया के अंदर क्या दिया बेटा, एकदम अच्छे तरीके से लोन दिया, मतलब रूरल बैंक के अंदर। तो कौन है बेटा, वो बांग्लादेश है। द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब माध्यम कौन है विनिमय का माध्यम, मनी है मतलब मुद्रा। निम्न में से कौन सी विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोसेस ऑफ इंटररिलेशन एंड रैपिड इंटीग्रेशन अमॉन्ग डिफरेंट कंट्री। तो कौन सा प्रोसेस कहलाता है, वो कहलाता है बेटा कौन सा, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। फोर्ड मोटर कंपनी किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। फोर्ड मोटर कंपनी इज ए मल्टीनेशनल कंपनी ऑफ विच कंट्री, बेटा अमेरिका की कंपनी है ये। इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को कहा जाता है, मतलब क्या बोला क्वेश्चन में, इन्वेस्टमेंट मेड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। जो मल्टीनेशनल कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं अपन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब विदेशी निवेश कहते हैं। परिसंपत्ति को खरीदने में किए गए व्यय को कहते हैं। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द परचेज ऑफ असेट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इन्फोसिस कंपनी का संबंध है, इन्फोसिस किससे संबंधित है बेटा, आईटी कंपनी संबंधित है ये बेटा। निम्न में से भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, इसमें से कौन सी इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है बेटा, फोर्ड मोटर्स नहीं है इसमें से। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं, मतलब जो भी रेस्ट्रिक्शन है बेरियर से उसको हटाने को क्या कहते हैं अपन बेटा, उदारीकरण, मतलब लिबरलाइजेशन कहते हैं। उपभोक्ता शोषण का मूल कारण क्या है, द रूट कॉज ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन, मतलब कंज्यूमर का बहिष्कार हो रहा है, क्या है उसका मुख्य कारण, इलिटरेसी, वो पढ़े लिखे नहीं है, अशिक्षित। आगे, निम्न में से कौन सा गुणवत्ता हेतु प्रमाणक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्टिफिकेट फॉर क्वालिटी। क्वालिटी क्या देखी कैसे जाती है बेटा, आईएसआई मार्क, इसका मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रिकल गुड्स पर देखना, एग मार्क एग्रीकल्चर गुड्स पर, हॉल मार्क ज्वेलरी गुड्स पर, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ। भारत में सूचना पाने का अधिकार कब लागू हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन कम इनटू फोर्स, कब आया था, 2005 के अंदर आया था। आइए बेटा आप अपन पढ़ते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति, जो फिल इन द ब्लैंक से अपने बेटा। तो आइए पहला क्वेश्चन, औसत आय को डैश आय भी कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, एवरेज इनकम। एवरेज इनकम इज आल्सो नोन एज पर पर्सन इनकम। किसी देश की आय उस देश के सभी की आय है, मतलब क्या बोला, द इनकम ऑफ ए कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ दैट कंट्री। मतलब किसी देश की आय मतलब क्या, उस देश की लोगों की आय। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति तथा किसको लेकर करता है, प्रति व्यक्ति आय। मानव विकास रिपोर्ट जो है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वो 3 इंडिकेटर को लेता है। पहला इंडिकेटर क्या है बेटा, एजुकेशनल लेवल, दूसरा हेल्थ स्टेटस और तीसरा पर पर्सन इनकम। ये 3 इंडिकेटर यूज करता है बेटा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसी भी कंट्री को कंपेयर करने के लिए। आइए, भारत में करेंसी कौन जारी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसे क्या कहा जाता है, विनिमय का माध्यम कहा जाता है। मनी एक्ट एज ए इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आगे बेटा, मोस्ट ऑफ द क्रेडिट नीड्स ऑफ हाउस होल्ड आर मेड थ्रू इनफॉर्मल सोर्स, मतलब क्या बोला कि जो भी क्रेडिट सोर्स होती है ना बेटा, उदाहरण से अगर गांव के लोगों को, गरीब लोगों को, तो कौन सा डिसीजन यूज करते बेटा, वो इनफॉर्मल, मतलब मनी लेंडर से पैसा लेंगे, बैंकों से लेंगे जो ज्यादा ब्याज लेती है, तो पुअर लोगों के लिए बेटा। द बैंक चार्ज मोर इंटरेस्ट ऑन लोन देन द इंटरेस्ट रेट गिवन ऑन अमाउंट डिपॉजिट।
आइए बेटा, भारत में प्रतिवर्ष को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है बेटा? भारत में 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 का दूसरा नाम क्या है बेटा? कोपरा, COPRA, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बेटा संरक्षण कब पारित हुआ था बेटा? 1986 में पारित किया गया था। अब आइए बेटा नेक्स्ट आता है बेटा मानव विकास रिपोर्ट। अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्या बोला है? मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? कौन पब्लिश करता है बेटा इसको पब्लिश करने वाला कौन है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, पूरा नाम UNDP का पूरा नाम पूछ सकता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। आगे, मानव विकास सूचकांक की दो सूचकों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ एनी टू इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कोई भी दो इंडिकेटर, हेल्थ एंड एजुकेशन। एक होता है बेटा पर कैपिटा इनकम मतलब स्वास्थ्य एंड शिक्षा। प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य होता है? औसत आय मतलब पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है? किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय को प्रति व्यक्ति आय या औसत आय भी कहते हैं। मतलब द इनकम ऑब्टेन बाय द डिवाइड द टोटल नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री बाय द टोटल पॉपुलेशन। मतलब कितना इनकम इकट्ठा हुआ, डिवाइड कर दो उसकी टोटल पॉपुलेशन से, जनसंख्या से। इसी को अपन क्या कहेंगे बेटा? पर कैपिटा इनकम मतलब एवरेज इनकम। नेक्स्ट, साक्षरता दर को परिभाषित कीजिए। डिफाइन लिटरेसी रेट। साक्षरता दर 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों में साक्षर जनसंख्या के अनुपात दर कहलाती है। मतलब क्या बोला? द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन द एज ग्रुपिंग 7 ईयर और मोर इज कॉल्ड लिटरेसी रेट। आइए बेटा नेक्स्ट चलते हैं अपन। राष्ट्रीय आय। राइट द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय आय एक देश के सभी साधनों द्वारा एक वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया में योगदान में फलस्वरूप अर्जित आय को राष्ट्रीय आय कहलाता है। मतलब क्या बोला? नेशनल इनकम द सम ऑफ द इनकम अर्न्ड बाय ऑल द रिसोर्स ऑफ कंट्री एज ए रिजल्ट ऑफ देयर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इन ए ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम। क्या बोला? सारी इनकम को जोड़ दो उस देश की, उससे क्या आ जाएगी अपने पास? नेशनल इनकम आ जाएगी बेटा। आइए बेटा नेक्स्ट, नेशनल इनकम ग्रॉस डोमेस्टिक फैक्टर इनकम प्लस नेट फॉरेन फैक्टर इनकम, दोनों को जोड़ने पर आता है। What is the appropriate measure of comparison of development of two or more country? दो या दो देशों को कंपेयर करना है तो किसका यूज किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट। दो या अधिक देशों के विकास की तुलना का उपयुक्त मापदंड है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज ए सुटेबल पैरामीटर टू कंपेयर द डेवलपमेंट ऑफ टू और मोर कंट्रीज। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? GDP। बहुत आने के चांसेस इस क्वेश्चन के। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? किसी अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उत्पादों का कुल योग या जोड़ सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। GDP का मतलब क्या है? सारा सम कर देना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर जितना भी उन्होंने प्रोडक्शन करा है उन सबका सम करके जो आएगा बेटा उसी को कहेंगे अपन GDP। तृतीयक क्षेत्र से आय क्या समझते हैं? मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्शियरी सेक्टर? सेवा क्षेत्र इसका दूसरा नाम होता है जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा देने का प्रदान करता है। जैसे वेरियस एक्टिविटी इन टर्शियरी सेक्टर क्रिएट सर्विस रेदर देन गुड्स, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। अंतिम वस्तुएं क्या होती है? फाइनल गुड्स क्या होता है? तो फाइनल गुड्स क्या होता है बेटा? दोज गुड विच दीज द कंज्यूमर फॉर यू, जिसका कंज्यूमर उपभोक्ता उपयोग कर सकता है उसी को फाइनल गुड्स अंतिम वस्तुएं कहा जाता है। प्रचंड बेरोजगारी क्या होती है? डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ऐसी बेरोजगारी जहां प्रत्यक्ष रूप से सभी लोग काम कर रहे हैं लेकिन अपनी क्षमता से कम छुपी हुई अल्प बेरोजगारी कहलाती है। इससे कोई किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं होता। मतलब जहां पे जरूरत सिर्फ एक की थी वहां पे 10 लोग काम कर रहे हैं, काम उतना ही होना है, पैसा भी उतना ही आना है, पर काम 10 लोग कर रहे हैं, उसे कहेंगे बेटा अपन छिपी बेरोजगारी या तो प्रचंड बेरोजगारी, मतलब हिडन एम्प्लॉयमेंट भी कहेंगे इसको अपन। आगे शॉर्ट क्वेश्चन के पास चलते बेटा अपन। आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास, व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? राइट 3 गोल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास होता क्या है? तो आर्थिक विकास का तात्पर्य बढ़ती हुई राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना, संस्थागत ढांचे, तकनीकी, सामाजिक दृष्टिकोण आदि में अनुकूल परिवर्तन होने से है। मतलब क्या बोला कि आर्थिक विकास होता क्या है कि कुछ भी राष्ट्रीय आय में या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तो हो रही है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है? अर्थव्यवस्था की संरचना मतलब स्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है, तकनीकी और सामाजिक विकास भी हो रहा है, इसी को कहते हैं आर्थिक विकास हो रहा है। आर्थिक विकास के 3 लक्ष्य हैं। पहला,
आय में वृद्धि। आर्थिक विकास का प्रमुख लक्ष्य है कि देश के प्रति व्यक्ति आय में क्या होनी चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए, प्रति व्यक्ति आय, रोजगार अच्छा होना चाहिए, बेहतर मजदूरी होनी चाहिए। इसका दूसरा लक्ष्य है कि निरंतर उसको रोजगार मिलना चाहिए, सिर्फ एक दिन का रोजगार उसको नहीं मिलना चाहिए। आइए बेटा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस इंक्रीजिंग नेशनल इनकम एंड इंक्रीजिंग इन पर कैपिटा इनकम एज वेल एज फेवरेबल चेंजेस इन the structure, institutional structure, technology and social outlook etc of the economic। मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब माना जाएगा किसी पर्सन की नेशनल इनकम बढ़ रही है, साथ साथ में उसकी पर्सन की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है, स्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है। इसका मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास हो रहा है। तीन गोल है, मतलब किसी इंसान की इनकम बढ़ रही है, मतलब क्या हो रहा है कि इनकम के साथ साथ वो क्या कर रहा है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा रहा है, उसके साथ उसको रोजगार मिल रहा है, अच्छी मजदूरी, बेटर वेजेस मिल रहा है, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, रेगुलर बेसिस पे उसको ये काम मिल रहा है। एजुकेशनल डेवलपमेंट मतलब उसको क्या मिल रही है, पढ़ाई की फैसिलिटी भी दी जा रही है। आइए बेटा, किन्हीं तीन सार्वजनिक सुविधाओं को समझाइए। एक्सप्लेन द पब्लिक फैसिलिटी। कोई भी तीन सार्वजनिक सुविधा है। पहला, परिवहन की सुविधा, इसमें सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन इत्यादि की सुविधा आती है। परिवहन जानते हो आप, ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण सर्वसाधारण का अधिकार है। इसके लिए सरकार को पर्यावरण को प्रदूषण फैलाने वाले के विरुद्ध सख्त कानून बनाकर उनकी सख्ती से पालन करना चाहिए, मतलब प्रदूषण को मुक्त करना चाहिए अपने देश को। स्वच्छ पेयजल की सुविधा भी देनी चाहिए, जिसके द्वारा सभी को स्वच्छ पेयजल की निश्चित आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए, क्योंकि इसके बिना जीवन संभव नहीं है। पहला क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट। दूसरा, फ्री पॉल्यूशन एनवायरमेंट मिल जाना चाहिए, जिसका सबका राइट है कि सबको एक क्या मिलना चाहिए, बेटर वर्किंग कंडीशन मिलना चाहिए, जहां पे प्रदूषण ना हो। अगर पॉल्यूशन होगा तो वो कार्य नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल, टू ऑल गारंटीड सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, मतलब हर कोई चाहता है कि मुझे क्या मिलना चाहिए, साफ सुथरा स्वच्छ जल मिलना चाहिए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन डेवलपमेंट, मतलब एजुकेशन, शिक्षा का क्या महत्व है विकास के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर। तो शिक्षा के माध्यम से लोगों को ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है तथा उन्हें अधिक कुशल बनाया जा सकता है, जिससे व्यक्ति अधिक उत्पादक बन जाता है। उससे अतः शिक्षा के माध्यम से लागू अधिक आय का भी अर्जन कर सकता है। इसके जीवन का स्तर तो सुधरता ही है, साथ ही देश की राष्ट्रीय आय में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। कुल मिला के बोला कि शिक्षा का क्या महत्व है विकास में, तो शिक्षा का महत्व यह है बेटा कि अगर कोई पर्सन, यदि कोई व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा तो देश की आय में तो वृद्धि करेगा ही करेगा, साथ साथ में अपने आप में भी वृद्धि करेगा, अपने आप का जीवन अच्छा बनाना चालू कर देगा, वरना वो अनपढ़ ही रह जाएगा। तो यही पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, द नॉलेज ऑफ द पीपल कैन बी इंक्रीज एंड दे कैन मेड मोर एफिशिएंट, अच्छा कार्य करेगा, विच मेक द पर्सन मोर प्रोडक्टिव, अच्छा उत्पादक बनेगा, मतलब उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। हेंस एप्लीकेबल थ्रू एजुकेशन कैन अर्न मोर इनकम, ज्यादा पैसा कमाएगा अगर पढ़ा लिखा होगा। इससे क्या होगा, सिर्फ अपने आप का रहने का तरीका नहीं बढ़ाएगा, साथ साथ में नेशनल इनकम की भी वृद्धि करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी तो अपन पढ़कर आ चुके हैं, ओपन एम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये देख लेते बेटा। खुली बेरोजगारी में व्यक्ति पूरी तरह बेरोजगार रहते, जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी में व्यक्ति रोजगार तो लगे होते किंतु उत्पादन में उनका कोई योगदान नहीं होता है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जहां पे वो बिल्कुल बेरोजगार है, मतलब रोजगार उनके पास है ही नहीं। और डिस्गस्ट प्रश्न के अंदर क्या होता है, वो रोजगार तो कर रहे हैं पर उनका कोई योगदान नहीं है, पैसा उतना ही आ रहा है और प्रोडक्शन भी, उत्पादन भी उतना ही हो रहा है बेटा। आइए बेटा नेक्स्ट चलते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र के उदाहरण सही समझाइए। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर उदाहरण सही समझाने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सार्वजनिक क्षेत्र का तात्पर्य ऐसी गतिविधियों से जिन पर सरकार का स्वामित्व होता है तथा जिनका संचालन सरकार द्वारा किया जाता है, मतलब ऐसी स्टडी या ऐसी क्षेत्र जहां पे सरकार का नियंत्रण होगा, सरकार के हाथ में होगा, वो उसका कंट्रोल सरकार के हाथ में होगा, किसी निजी संचालन के हाथ में नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर भारतीय रेल। दूसरी तरफ निजी क्षेत्र का तात्पर्य ऐसी गतिविधियों से जिन पर निजी लोगों का स्वामित्व होता है, मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल का टारगेट होता है तथा निजी क्षेत्र द्वारा ही संचालन किया जाता है। मतलब कौन करेगा इसका बेटा, ऑपरेशन सिर्फ प्राइवेटली करता है और कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता है। पहले का गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, दूसरे का प्राइवेट करता है। पहले में सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के द्वारा होता है, दूसरे में प्राइवेट के द्वारा होता है। एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया है। Why has M Narega has been called the right to work? बेटा एम नरेगा मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 को क्या कहते हैं बेटा, इसका उद्देश्य क्या आता है इसके, या इसके क्या क्या मतलब, राइट टू वर्क क्यों कहा गया है इसको बेटा, मतलब राइट टू वर्क का मतलब क्या बोला इन्होंने, काम का अधिकार क्यों कहा है, तो क्या बोला है पूरा अच्छे से पढ़ना बेटा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, उन सभी लोगों जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम की जरूरत है, सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी है। मतलब उनको काम मिलेगा जिनको काम करने की सक्षम है, काम करना चाहते हैं पर उनको काम नहीं मिल रहा, तो सरकार उनको काम
काम देगी, कितने दिन का बेटा? 100 दिन का। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वो लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। सरकार अगर 100 दिन में काम नहीं दे पाती है तो उनको बेरोजगारी भत्ता, डियरनेस अलाउंस तो दिया ही जाएगा। अधिनियम के अंतर्गत उस तरह की कामों को वरीयता दी जाएगी जिसमें भविष्य में क्या हो, भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो यही लिखा हुआ है बेटा मनरेगा में। इट इज कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, 2005 में पास हुआ था। Those people who are able to work and who are need to work have been guaranteed 100 days of employment in a year। पूरे वर्ष में 100 दिन का रोजगार मिलेगा। किसमें? रूरल एरिया के अंदर। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। अगर गवर्नमेंट इसमें फेल हो जाती है, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, उनको बेरोजगारी भत्ता तो दिया ही जाएगा। इस एक्ट में प्रायोरिटी उन सेक्टर को दी जाएगी, उन वर्कर को दी जाएगी जो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे प्रोडक्शन। कहां से बेटा? फ्यूचर के अंदर। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया? सभी के नाम लिखो। मतलब इकोनॉमिक सेक्टर को कितने भागों में बांटा गया? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र, मतलब इसमें प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण करके उत्पादन किया जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब वहां से तो एक्सट्रैक्ट हो गया और उसको आगे ले जाया जाएगा बेटा। तो आगे ले जाया जाएगा मतलब द्वितीय क्षेत्र, उद्योग या भवन निर्माण, इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी इंडस्ट्री, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल सेक्टर, उद्योगीकरण या भवन निर्माण इसमें उदाहरण आएगा बेटा। तृतीय क्षेत्र मतलब इसमें आएगा परिवहन और बैंक, मतलब ये क्या करता है बेटा? सर्विस, सेवा प्रदान करता है। किसको? प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को। आइए बेटा, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता को समाप्त कर देती है, व्याख्या कीजिए। अपन को बताना है कि मुद्रा की आवश्यकता जो है ना बेटा, वो दोहरे संयोग की आवश्यकता को समाप्त कर देती है, उसकी व्याख्या करनी। 2 मिनट बेटा रुकना, आ रहा हूं। हाँ बेटा, मुद्रा आवश्यकता के दोहरे संयोग की आवश्यकता को समाप्त कर देती है, इसका व्याख्या करना है। मतलब कि मनी जो है ना बेटा, वो एलिमिनेट कर दे नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब इसका मतलब क्या होता है? बार्टर सिस्टम। तो मुद्रा द्वारा सभी वस्तुएं तथा सेवाओं की विनिमय दर निर्धारित होती है, अतः कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु बेचकर मुद्रा प्राप्त कर उस मुद्रा से अन्य अशुद्ध वस्तु क्रय कर सकता है। मतलब जैसे मेरे पास अगर वीट है और मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं वीट को बेचकर, गेहूं को बेचकर बेटा क्या प्राप्त कर सकता हूं? मुद्रा प्राप्त कर सकता हूं। और मुद्रा से मतलब पैसों से मैं कुछ और चीज ले सकता हूं जो मुझे आवश्यकता है बेटा। इस प्रकार मुद्रा आवश्यकता के दोहरे संयोग की आवश्यकता को समाप्त कर देती है। द एक्सचेंज रेट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस डिटरमाइंड बाय करेंसी, देयरफॉर एनी पर्सन कैन सेल हिज गुड्स। अपने गुड्स को बेचकर क्या प्राप्त करता है बेटा? वो मनी, और उससे जो उसको जरूरत की चीजें हैं वो परचेज कर सकता है। इस प्रकार मनी एलिमिनेट करती है किसको? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में क्या होता है? मेरे को जूते चाहिए, उसको गेहूं चाहिए, तो हम दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। पर अगर मेरे को पैसा मिल जाएगा तो मुझे जो जरूरत की चीज लगेगी मैं वो खरीद सकता हूं। भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख के किन्हीं 2 स्रोतों के नाम बताए, सोर्सेस की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल आपको परसों देखने को मिल जाएगा ये बेटा। एक्सप्लेन 2 सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन द फॉर्मल सेक्टर इन इंडिया। बेटा 2 सेक्टर होते हैं, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर जो होता है जिसमें लोन ले जाता है, किससे बेटा? वो ले जाता है बेटा अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से। पर इनफॉर्मल जो होता है वो ले जाता है बेटा कोऑपरेटिव सेक्टर से, मनी लेंडर से, जो ज्यादा ब्याज दर चार्ज करते हैं। तो बैंक द्वारा लोगों को लंबे समय तक कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इन पर भारतीय रिजर्व बैंक का नियंत्रण होता है। सरकारी समितियां, मतलब सरकारी समितियां कम ब्याज दरों पर कृषि कार्य तथा अन्य प्रकार के कार्यों में ऋण उपलब्ध कराती है। एक तो हो गया बैंक और एक हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब आ रहा है बेटा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स में अंतर। औपचारिक स्रोत क्या होता है? इस वर्ग में बैंकों व सरकारी समितियों को लिया गया, इसमें ब्याज की दर कम होती है। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों को औपचारिक स्रोत कार्य प्रणाली पर नजर रखता है। अनौपचारिक स्रोत क्या होता है बेटा? इसके अंदर जो लोन होता है बेटा, वो व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त आदि आते हैं। इसमें ब्याज दर क्या होती है बेटा? अधिक होती है। इनके नियम उपनियम नहीं होते हैं, कर्जदाता शोषण करते हैं, इनकी देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं होती है। तो क्या बोला? फॉर्मल सोर्स में कौन आएगा बेटा? बैंक और गवर्नमेंट सोसाइटीज आएगी, जिसके अंदर क्या होगा बेटा? आपसे लोन लोगे तो आपको ब्याज कम देना पड़ेगा। पर इनफॉर्मल के अंदर आपको कौन आएगा? मनी लेंडर आएगा, व्यापारी आएगा, मालिक आएगा, रिश्तेदार आएंगे, दोस्त आएंगे, जो आपसे ज्यादा पैसा चार्ज करेंगे बेटा। आइए बेटा, राइट एनी 2 डिमेरिट्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर लोन। इनफॉर्मल सेक्टर लोन के 2 उदाहरण बताने बेटा। अनौपचारिक क्षेत्र ऋणों की कमियां। तो अनौपचारिक क्षेत्र में ऋण दाताओं की गतिविधियों को देखने व नियंत्रण करने वाली कोई संस्था नहीं है। इस कारण ये संस्थाएं नाजायज तरीके से पैसा वापस लेती है और मनचाहा व्यवहार करती है। इनको कंट्रोल करने वाली कोई भी संस्था नहीं है।
अनऑथराइज क्षेत्र में ऋणदाताओं द्वारा अधिक ब्याज वसूल किया जाता है, गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है, आर्थिक शोषण करते हैं, इसलिए ये ऋण महंगा पड़ता है। तो क्या बोला, इन द इनफॉर्मल सेक्टर देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन टू वॉच एंड कंट्रोल, इसको कंट्रोल करने वाली कोई आई नहीं संस्था अभी तक, ये कंट्रोल कर ले, गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं और ज्यादा ब्याज लेते हैं, गरीबों को लूटते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं बेटा। ये आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ग्लोबलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, इससे संभव बनाने वाले कारक बताइए। मेंशन द फैक्टर दैट मेड इट पॉसिबल। तो वैश्वीकरण का अर्थ है विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाता है। मतलब दो देशों के बीच में व्यापार होना, तीव्र संबंध बनना, फटाफट से एकीकरण होना। आइए, विभिन्न देशों के बाजार में समान कार्य करता है। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन है, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले मुख्य कारक बेटा कौन कौन से, पहला सूचना प्रौद्योगिकी का विकास, सूचना प्रौद्योगिकी के तहत दूर संचार हो जाता है, कंप्यूटर, इंटरनेट, इसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण हो रहा है। आदि की सहायता संपूर्ण विश्व में सरलता से संपर्क किया जा सकता है, व्यापार किया जा सकता है। अगर इंटरनेट नहीं होगा, कंप्यूटर नहीं होगा तो आप दूसरे से व्यापार कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि दूर संचार नहीं कर सकते आप उसके अंदर, जिससे वैश्वीकरण की गति क्या हो रही है, तीव्र हो रही है। सूचना या संचार प्रौद्योगिकी विभिन्न देशों के बीच सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रचार की मुख्य भूमिका निभाई है। परिवहन प्रौद्योगिकी में तेज उन्नति, परिवहन प्रौद्योगिकी में उन्नति से लंबी दूरियां तक वस्तु को कम लागत पर शीघ्र पहुंचा जा सकता है। मतलब अगर परिवहन है, एयर ट्रांसपोर्टेशन है, तो आप यहां से गुड्स इंडिया से अमेरिका पहुंचा सकते हो फटाफट से, जिसके फलस्वरूप तीव्र वैश्वीकरण संभव हो जाता है। तो आपको दो चीजें लिखनी है बेटा, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल रिलेशन एंड रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्री इन दिस मार्केट ऑफ डिफरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वर्क लाइक ए सिंगल मार्केट। दो देश के मार्केट अलग अलग मिलकर एक सिंगल मार्केट की तरह काम करते हैं। इसको आगे बढ़ाने वाले, पॉसिबल करने वाले कौन से दो फैक्टर है बेटा, पहला क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, जैसे कंप्यूटर आ गया, इंटरनेट आ गया। तो बेटा इंटरनेट के आने के बाद क्या हो बेटा, दो देशों में इजीली व्यापार होना चालू हो गया। रैपिड एडवांसमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन, अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन आ गया, परिवहन आ गया, तो इससे क्या हुआ, एक देश से दूसरे माल इजीली पहुंचाया जा सका। भारत में वैश्वीकरण के तीन प्रभावों को समझाइए, तीन इफेक्ट बताने बेटा किसके, वैश्वीकरण के। तो भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव क्या पड़ा, वैश्वीकरण वह माध्यम है जिसका प्रभाव विश्व के सभी देशों पर पड़ा, भारत भी इस प्रभाव का अछूता नहीं रहा। भारत तक पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इंपैक्ट कौन कौन से पड़े, कम कीमत एवं उच्च गुणवत्ता की वस्तुओं की उपलब्धि। वैश्वीकरण के कारण भारत में एक ही वस्तु के अनेक विकल्प आ गए। पहले क्या होता था बेटा, एक ही वस्तु होती थी, अपन को एक ही खरीदनी पड़ती थी, पर जैसे ही वैश्वीकरण आया, क्योंकि दूसरी कंट्री अपन से डेवलप कंट्री है, तो वहां पे वो गुड्स पहले आते हैं, तो अपने पास भी वो फटाफट आ जाते हैं। मतलब अपन को बहुत सारी चीजें, अनेक विकल्प आ गए, ये वस्तुओं की उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ उनकी कीमत भी कम है। इस कारण भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग वस्तुओं को खरीद सकते हैं और अपने जीवन स्तर को उच्च बना रहे हैं, मतलब उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है, लोग परचेज भी कर रहे हैं, अमेरिकन गुड्स भी खरीद रहे हैं, चाइना की गुड्स भी खरीद रहे हैं, क्योंकि वो सस्ते मिल रहे हैं यहाँ पर बेटा। आगे देखना बेटा, इसका लाभ उपभोक्ता के साथ देश को भी हो रहा है, देश के जीवन स्तर में भी क्या हो रही है, उच्चता आई है। रोजगार उपलब्ध कराना, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने में प्रमुख योगदान बहुराष्ट्रीय कंपनी का है, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी का है, जो पिछले 30 वर्षों में इन कंपनियों ने भारत में निवेश किया, वृद्धि की है। इससे उद्योग व सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। अगर मल्टीनेशनल कंपनी आई है तो उन्होंने भारत में निवेश किया, निवेश किया है, भारत में कंपनियां खोली है, जिससे भारत के लोगों को क्या मिला है, रोजगार मिला है। आइए बेटा, औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है। वैश्वीकरण के कारण अनेक कंपनियां भारत में आई, जैसे सेल फोन, मोटर गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, ठंडे पेय पदार्थ, जंग खाद्य पदार्थ, बैंकिंग सेवा, इससे भारत औद्योगिक विकास हुआ है। तो मतलब बहुत सारी कंपनियां आ गई, बहुत सारी इंडस्ट्री आ गई, औद्योगिकरण आ गया, जिससे क्या हुआ, भारत के लोगों को रोजगार भी मिलना चालू हो गया। तो क्या बोला, पॉजिटिव इंपैक्ट में क्या बोला, पहला क्या बोला बेटा इन्होंने, पहला बोला इन्होंने अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स ऑफ लो प्राइस एंड हाई क्वालिटी, मतलब सस्ते दरों के अंदर माल मिलना चालू हो गया, वो भी अच्छी क्वालिटी के अंदर, जिससे लोगों ने खरीदना चालू करा तो दो देशों में क्या होना, आय बढ़ना चालू हो गई, इनकम बढ़ना चालू हो गई। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिल गया, मल्टीनेशनल कंपनी ने भारत में निवेश करना चालू कर दिया। जैसे इन्होंने भारत में निवेश करना चालू करा तो उससे क्या हुआ, भारत के लोगों को रोजगार मिला, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया बेटा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जैसे दो देशों के बीच व्यापार होना चालू हुआ तो इंडस्ट्रियल सेटअप होना चालू हो गई, जैसे इंडस्ट्रियल सेटअप हुई तो लोगों को रोजगार मिलना चालू हो गया। कुल मिला के भारत की वृद्धि हुई है। आइए बेटा, वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी का क्या भूमिका रही, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी की क्या भूमिका रही है इसके अंदर। तो आइए बेटा, बहुराष्ट्रीय कंपनी का अर्थ है वह कंपनी जो एक संगठनात्मक संस्था के रूप में कार्य करती है, संपूर्ण विश्व में इसकी अनेक इकाई होती है, बिखरी रहती है। मतलब एक ऐसी कंपनी जो उसका हेड ऑफिस तो एक जगह होगा, पर उसकी ब्रांचेस, जो उसकी इकाइयां होगी वो हर देश में होगी, हर देशों में वो कार्य कर रही होगी।
जिससे अपने उत्पादन के माध्यम से विश्व के देशों को जोड़ने का कार्य करना वाली संस्था बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। वैश्वीकरण में इसकी क्या भूमिका है? वैश्वीकरण को सफल बनाना बहुराष्ट्रीय कंपनी की अहम भूमिका है। इसके बिना वैश्वीकरण संभव नहीं है। अगर मल्टीनेशनल कंपनी नहीं आती तो वैश्वीकरण संभव नहीं होता, दो देशों में व्यापार नहीं हो पाता। तो क्या करा, ये कंपनियां वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर करती है। क्या करती है? वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन जो करती है ना, वो विश्व स्तर पर करती है और विश्व के अनेक स्थानों पर पहुंचकर ये प्रचार प्रसार भी करती है। आगे, विदेशी व्यापार को बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। विदेशी जो व्यापार है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड, इसको कंट्रोल करने वाला कौन होता है? मल्टीनेशनल कंपनी ही होती है। ये कंपनी स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन का कार्य करती है, ज्वाइंट रूप में कार्य करती है। छोटे व स्थानीय उत्पादकों में माल को खरीदती है और उसे अपने ब्रांड का नाम देकर अन्य देशों में बेचती है। मतलब अपने ब्रांड का नाम लगा देगी और अन्य देशों में बेचना चालू कर देगी। तो मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब क्या होता है? द कंपनी विच वर्क एज एन ऑर्गेनाइजेशन टूर मैनी ऑफ इट्स यूनिट आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसकी छोटी छोटी जो यूनिट्स होती है ना, इकाइयां, वो पूरे देश में फैली हुई होती है और कार्य कर रही होती है। विच वर्क टू कनेक्ट द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड थ्रू इट्स प्रोडक्शन इज कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनी। इन्होंने कैसे कैसे करा? तो पहला क्या करा, दिस कंपनी प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ग्लोबल स्केल, उच्च स्तर पर ग्लोबल लेवल पे इन्होंने बनाना चालू करा। फॉरेन ट्रेड को भी कंट्रोल करा, किसने? मल्टीनेशनल कंपनी ने। तीसरा, ये कंपनी ज्वाइंट प्रोडक्शन करती है पूरे लोकल कंपनी के साथ। बायर्स गुड्स फ्रॉम स्मॉल एंड लोकल प्रोड्यूसर, छोटे छोटे प्रोड्यूसर से माल खरीदती है और अपना ब्रांड लगाकर उसको बेचना चालू कर देती है। आइए बेटा, हाउ कैन कंज्यूमर शो देयर सॉलिडरिटी। उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला, उपभोक्ता समूह बनाकर आंदोलन का हिस्सा बनकर अपनी एकजुटता का व्यक्त करते हैं। ये उपभोक्ता समूह या आंदोलन लेख लिखते हैं, व्यापारियों के शोषण के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं इत्यादि। सड़क यात्री परिवहन, अत्यधिक भीड़ भाड़ वाली जगह और राशन की दुकानों पर नजर रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाते हैं। यह समूह उपभोक्ता के पक्ष में लड़ते हैं तथा जन जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहायता भी प्राप्त करते हैं। अपनी एकजुटता प्रदर्शन करने के लिए उपभोक्ता निम्नलिखित प्रकार के फोरम गठित कर सकते हैं। कैसा? उपभोक्ता संरक्षण परिषद, स्वैच्छिक उपभोक्ता संघ, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इत्यादि। ये इस प्रकार से बनाकर इन्हें पंजीकृत भी कराया जा सकता है, रजिस्टर्ड भी कराया जा सकता है। आइए बेटा, कंज्यूमर कैन शो देयर सॉलिडरिटी इन द फॉलोइंग वेज। कैसे करता है बेटा? कंज्यूमर एक्सप्रेस देयर सॉलिडरिटी बाय फॉर्मिंग ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप बना देगा, एंड बिकमिंग ए पार्ट ऑफ द कंज्यूमर मूवमेंट। दिस कंज्यूमर ग्रुप और मूवमेंट राइट आर्टिकल्स, आर्टिकल लिखेगा, प्रोटेस्ट करेगा, किसके अगेंस्ट? जो व्यापारी जो उसको लूट मार करते हैं। रोड यूजर फ्रॉम कंज्यूमर ग्रुप टू कीप ए वॉच ऑन ट्रांसपोर्ट। जो रोड कंज्यूमर है बेटा, रोड यूजर से कंज्यूमर ग्रुप के, वो नजर रखें किसके ऊपर? ट्रांसपोर्ट वेकर के ऊपर। These group are fight in favor of the consumer and also get financial assistance from the government, create public awareness। मतलब क्या करेंगे? कंज्यूमर के अगेंस्ट राइट उठाएंगे, कंज्यूमर का राइट है, ये चीजें उनको मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिलती है तो गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट की तरफ आवाज उठाएंगे और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रदान प्राप्त करेंगे। इसको लेकर कौन कौन से टाइप्स बनाए गए? पहला, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, वॉलेंट्री कंज्यूमर एसोसिएशन, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। दिस टाइप ऑफ ग्रुप, तीनों ग्रुप मिलकर क्या बना देंगे? रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार क्या होता है बेटा? तो हर एक उपभोक्ता का सूचना का अधिकार है कि उसको पता होना चाहिए कि कौन सा माल कब बना है, वो एक्सपायर कब होगा, किस क्या क्या चीजें से मिलाई गई है, किस प्रकार से इसको यूज करना है, क्या इसकी एमआरपी, हर उसका अधिकार है। सूचना का अधिकार, एक उपभोक्ता के 5 अधिकार होते हैं। पहला, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, उसको चुनने का अधिकार होता है। राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू हियर, और एक और होता है राइट टू हियर, राइट टू सीक रिड्रेसल। हाँ बेटा, सूचना पाने का अधिकार, उपभोक्ता को 6 अधिकार दिए जाते हैं, मैंने बताया 6 अधिकार। उसमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा है? सूचना पाने का अधिकार। यह अधिकार वह है जिसमें उपभोक्ता कोई वस्तु या सामान खरीदता है तो उस पैकेट पर लिखी जानकारी जैसे अव्यय, मूल, बेच संख्या, निर्माण की तारीख, खराब होने की अंतिम तिथि, बनने वाले का पता आदि की सूचना प्राप्त करने का उसका अधिकार है। इसे भारत सरकार ने 2005 के 5 अक्टूबर में से लागू किया, जो आरटीआई सूचना पाने के अधिकार से नाम से जाना गया। इस अधिकार के माध्यम से उपभोक्ता शक्तिशाली हो जाता है। वह जो वस्तु खरीदता है उससे संबंध में समझ जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही अगर उपभोक्ता के साथ धोखा होता है तो गलत वस्तु की जाती है तो उपभोक्ता आरटीआई के तहत उसके अगेंस्ट न्यायालय में जाकर मुआवजा या हर्जाना भी वसूल कर सकता है, मतलब कंपेंसेशन प्राप्त कर सकता है। आगे, सूचना का अधिकार लागू होने से उपभोक्ता की हितों की रक्षा हुई है। पहले तो उसको एक्सपायरी मार दिया जाता है, पर उसके बाद सारे जो बेचने वाले हैं बेटा वो क्या हो गए? अवेयर हो गए, विक्रेता के द्वारा किए जाने वाले शोषण का शिकार नहीं होते अब वो, और सतर्क हो जाते हैं, उपभोक्ता की तरह जीवन बिता रहा है। तो ये पूरा इसके अंदर लिखा हुआ है, वही का वही है इसके अंदर। आइए बेटा नेक्स्ट है, एक्सप्लेन एनी 2 टाइप ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन इन द मार्केट। कोई भी 2 कंज्यूमर
एक्सप्लेनेशन बताने जो उपभोग से बहिष्कार हो रहा है बेटा, शोषण हो रहा है, बताना है बेटा। बाजार पहला है जमाखोरी व काला बाजारी में विक्रेता उपभोक्ता का शोषण अनेक प्रकार से कर रहे हैं, उचित गुणवत्ता वाली वस्तु को उपलब्ध नहीं करवाते हैं और चारों काला बाजारी, जमाखोरी, भ्रष्टाचार ये सब फैला रखा है। मिलावटी वस्तु प्रदान कर देते हैं, उनको पता चलता नहीं है, जो शुद्ध होती है वो देते नहीं है, उनको लगता है शुद्ध होगी और वो ले लेते हैं शुद्ध, लेकिन मिलावटी व घटिया वस्तु प्रदान की जाती है जिससे उपभोक्ता को न केवल आर्थिक हानि होती है परंतु उसकी शारीरिक बीमारी की भुगतान भी उन्हें करना पड़ता है। ये पूरा इसमें लिखा हुआ है बेटा, ये पूरा इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपके इकोनॉमिक्स में यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके, और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। हम मिलते हैं बेटा ज्योग्राफी के नोट्स के साथ इसी प्रकार से। अगर टाइम मिला तो अपन ज्योग्राफी की जल्दी क्वेश्चन लाने वाले हैं, वरना अपन मिलेंगे संस्कृत की क्लास के साथ। हैव ए नाइस डे, आपका एग्जाम अच्छा हो।